नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्रा। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मध्य प्रदेश के एमएसएमई राज्य मंत्री संजय पाठक जी। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो संजय जी, आपके नाम को ही लेकर के जिस तरह का परिवर्तन हुआ है उसको लेकर के मीडिया में कई तरह की बातें आई कि आपने अपने पिताजी का नाम अपने नाम में शामिल किया है। आखिरकार वो पूरी कहानी क्या थी? जब पिताजी का साथ छोड़ के जाना हुआ तो अपने भाव को मैं संभाल नहीं पा रहा था और मुझे लग नहीं रहा था कि मैं कैसे अपने आप को कंट्रोल करूंगा, आगे बढ़ा के ले जाऊंगा। और फिर ये बार बार लगता था कि आज मैं राज्य मंत्री के स्तर पे पहुंच गया हूं, या व्यापार में भी अच्छा काम किया, धार्मिक क्षेत्र में भी काफ़ी काम किया, सामाजिक क्षेत्र में काम किया, तो ये सब कर क्यों पाया? तो इसके अगर मूल पे जाता हूँ तो पूज्य पिताजी के कारण ही, माताजी के कारण ही, पारिवारिक संस्कार के कारण ही मैं ये सब संभव कर सका हूँ। तो जब तक मैं जीवित हूँ, मेरा शरीर है, लोग मेरा नाम लेंगे, तो मेरे साथ पूज्य पिताजी भी हमारे साथ साथ ही रहेंगे। इसलिए मैंने अलग से प्रदेश जीवन भर याद रखे, सैकड़ों साल तक उनकी याद बनी रहे, इसके लिए कटनी में एक अस्पताल भी बना रहा हूँ जो पूर्ण रूप से निःशुल्क रहेगा गरीबों के लिए, जिसमें भोजन से लेकर जो मरीज हैं उनके परिजन भी जो हैं उनके लिए धर्मशाला रहेगी, इलाज फ्री रहेगा, दवा फ्री रहेगी, ऑपरेशन फ्री रहेगा और पूज्य पिताजी के नाम से अस्पताल चलेगा। राजनीति में आपके पिताजी का भी बहुत लंबा कैरियर था। कांग्रेस में उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया, सारी चीज़ें दी। क्या आपके मन में और पिताजी के मन में कोई ऐसा मनभेद या मतभेद ऐसा नहीं हुआ जब आप कांग्रेस से बीजेपी आ रहे थे? उनके लिए भी एक बड़ा कठिन था। जब मैंने उनको बताया कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अंदर जो भी भविष्य के लिए जो बड़े नेता हैं वो सिर्फ अपने ही परिवार और अपने ही वंशजों को की पोस्ट देना चाहते हैं, कभी किसी को बढ़ते हुए नहीं देख सकते। और संजय पाठक बहुत तेज़ी से कांग्रेस के अंदर भी स्वीकार्यता हमारी बढ़ गई थी पूरे प्रदेश स्तर पे। उन लोगों को शायद लगा होगा कि खतरा के आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए संजय पाठक खतरा ना बन जाए, तो उन्होंने निरंतर अपमानित करना या ऐसा कोई काम चालू कर दिया कि नीचा दिखाने वाला काम कई बार हुआ, एक बार नहीं कई बार किया। मैं किसी बड़े नेता का नाम नहीं लेना चाहूँगा। आज वो खुद हाशिए पे चले गए हैं सारे लोग, ये बात भी अलग है। कांग्रेस ही पूरी हाशिए पे चली गई। पूरी कांग्रेस ही खत्म हो चुकी। मैं तो आपको पहले ही बताया था। तो कोई भी ऐसा निर्णय जो भी रहा है, मैंने उनसे अनुमति के बगैर नहीं लिया, पूछ के। आखिरकार ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ आपका? कांग्रेस की पूरी विचारधारा, कांग्रेस का पूरा जीवन, कांग्रेस की पूरी आपकी साख बनी हुई थी, तो शुरुआत कैसे हुई और आप एकदम से बीजेपी के हो कैसे गए? जो कांग्रेस एक ज़माने की हुआ करती थी, देश को आज़ादी दिलाने वाली पार्टी जो थी, वो जैसे जैसे उनके वरिष्ठ नेता गए, वो पार्टी भी हाशिए पर जाती चली गई। मैं समझता हूँ इंदिरा जी के बाद राजीव जी थोड़ा बहुत, तो राजीव जी के बाद थोड़ा बहुत जगह को संभालने का प्रयास किया तो सोनिया जी ने किया, लेकिन जब से राहुल गांधी आए उसके बाद तो एक कांग्रेस पार्टी कांग्रेस ना रह के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टाइप की हो गई। और मध्य प्रदेश तो इसके लिए पूरे देश में एक रोल मॉडल है कि महाकौशल जो है वो एक नेता का है, विंध्य जो है वो दूसरे नेता का है, चंबल जो है वो तीसरे नेता अलग का अलग है। छत्रपों में बट गई। जी, आप तो कहना प्राइवेट चाहते हैं कि लिमिटेड अगर मैं कंपनी बन आपकी गई। शब्दों को अगर ढंग से पकड़ रहा हूं तो दिग्विजय सिंह की एक अलग खेमा हो गया और अजय सिंह राहुल का एक अलग खेमा हो गया, सुरेश पचौरी का एक अलग खेमा हो गया। तो इस तरीके से कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने छत्रपों में बट गई, जिसका लाभ आपकी भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। जी, उसका लाभ हमें इनके छत्रप होने से हमको लाभ नहीं, हमको लाभ तो जनता के विश्वास का मिल रहा है। बात मेरे आने और उसकी चल रही थी, जी। तो मैंने हर तरीके से कांग्रेस को खड़ा करने में अपनी पूरी भूमिका रखी थी उस दौरान। लेकिन कभी टिकट को लेकर विधानसभा की नीचा दिखाना, फिर बाद में लोकसभा में जो मेरे ही खिलाफ 5 दिन धरना प्रदर्शन मेरी विधानसभा में आके दिया, पूर्व मंत्री एक था, उसी को टिकट दे देना। मैंने बोला भाई ये गलत है, टिकट वितरण भी जो किया जा रहा है वो गलत है। 2013 का टिकट वितरण जो किया गया था वो भी खराब था, सिर्फ मेरा आदमी है इसलिए उसको टिकट दे दो। तो मैंने कहा ये पार्टी नहीं है, फिर ये नेता का हिसाब से चलने वाली चीज़ें हैं। तो जब मैंने आपत्ति उठाई, मेरी आपत्ति होने के बाद आने के बाद उस पर किसी ने ध्यान दिया नहीं। उनको लग रहा था कि अगर इनके आदमी को देंगे तो फिर इनका कद और बढ़ जाएगा, कल को उनके बेटे के सामने या आने वाले समय में जो उनके और नेता पैदा होने वाले परिवार के ही, उनके लिए मैं खतरा ना बन जाऊं। तो उन्होंने जानबूझ के अपमानित करने के लिए मेरी कटनी की भी टिकट खराब की, लोकसभा की भी टिकट खराब की। तो मैंने कहा देखिए, मैं राजनीति में कोई पैसा कमाने के लिए तो हो नहीं, राजनीति में अगर है तो सेवा करने के लिए, और कमाना अगर कुछ है तो सम्मान कमाना है केवल। और जब सम्मान कमाना है तो फिर डरना क्यों, दबना क्यों और झुकना क्यों?
सम्मान के लिए राजनीति कर रहे हो, सेवा के लिए राजनीति कर रहे हो और अपने घर फूँक के अगर राजनीति करते हो, अगर आप लोगों की मदद कर रहे हो, तो फिर किसी के आश्रित तो नहीं हो। हम ना कोई चुनाव चिन्ह के आश्रित थे उस समय, ना पार्टी का आश्रित थे। हमको तो जो हमारे क्षेत्र की जनता है, जिले की जनता है, उसने अपने बेटे के स्वरूप में हमको पाल पोस के बड़ा किया है। तो मैं तो आज कटनी जिले के लिए एक बेटे के रूप में ही हूँ। आज भी राज्य मंत्री जरूर बन गया हूँ, लेकिन मुझे कोई मंत्री जी नहीं कहता, वहाँ संजू ही कह के बुलाते हैं, संजू भैया कह के बुलाते हैं। तो जब ये टिकट नहीं बदली तो मैंने मन बनाया कि मैं इस अपमानित होकर तो राजनीति में नहीं रहूँगा। फिर अपने विधानसभा के 25,000 से ज़्यादा लोगों को एकत्रित किया, उनके सामने पूरे मन के भाव बताए कि हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है और जानबूझ कर अपमानित करने का काम किया जा रहा है। ऐसी विधायकी मुझे नहीं करनी। आप लोग क्या सलाह देते हैं? तो बोले साहब, फिर अगर आप जाना ही है तो कांग्रेस को छोड़िए और भारतीय जनता पार्टी में जाइए। शिवराज जी के नेतृत्व में आप अगर काम करेंगे तो इसका लाभ जिले को भी मिलेगा और क्षेत्र को भी मिलेगा। मैंने सब लोगों से समझ के, पूछ के, अनुमति लेके फिर कांग्रेस को मैंने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी। आपके ईटीवी में भी लंबे समय तक 8 दिन 10 दिन तक ये पूरा एपिसोड चला था मेरा। मैंने बोला था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं पार्टी छोड़ दूंगा, मैं विधायकी भी छोड़ूंगा, आपके पंजे से मिली हुई विधायकी नहीं रखूंगा। संजय पाठक के नाम को लेकर के जिस तरीके से अभी लेटेस्ट में जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, उसको लेकर के जितनी चिंता कांग्रेस या विपक्षी दलों में नहीं थी, उससे ज़्यादा चिंता मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में थी। आपको कितना यकीन था कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी आपको राज्य मंत्री बनाने वाली है, और अगर वो मंत्री बनाएगी तो आप उसमें अच्छे ढंग से काम कर पाएंगे? शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, हो ही जाएगा। मुझे तो अंदर से विश्वास था और पार्टी में वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद भी सभी का मुझे मिला। प्रदेश के सारे पदाधिकारियों का, वरिष्ठ मंत्रियों का भी सहयोग मिला मुझे। तो मेरे को तो भरोसा था कि मुझे लेंगे। इतनी बड़ी पार्टी में संघ और संगठन और सत्ता जी, तीनों का सामंजस्य संजय पाठक कैसे संभालते हैं? संघ से मेरे पूज्य पिताजी भी जुड़े थे। वो कांग्रेस में रहे, कांग्रेस के कैबिनेट मिनिस्टर रहे, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े पदों में रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी अपने स्कूल और कॉलेज के जीवन काल में 12 साल संघ की शाखा में जाया करते थे पूज्य पिताजी। तो कहीं ना कहीं संघ का तो मेरे अंदर भी उसी दौरान बीजारोपण हो गया था कि जब पूज्य पिताजी 12 साल संघ में रहे हैं, संघ की शाखा अटेंड किए हैं, तो और दूसरी बात यह कि संघ की जो विचारधारा है, जो सकारात्मकता है, जो देश के लिए फ्यूचरिस्टिक है, वो उसी विचारधारा में तो मैं भी काम करता था। मैं कांग्रेस पार्टी का जरूर विधायक हुआ करता था, लेकिन काम अपना मेरा जो वर्किंग पैटर्न था वो पूरा जो भाजपा का वर्किंग पैटर्न है, जो संघ का वर्किंग पैटर्न है, वैसा ही मेरा पैटर्न था। लोग मेरे को पहले भी बोला करते थे कि तुम आदमी सही हो, पार्टी गलत लेकिन गलत पार्टी में हो। और मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि आप ईमानदारी से सत्कर्म करते जाइए, अपने आप सारे लोग, और चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में जाते जाएं, जी, जुड़ते चले अपने जाते आप आशीर्वाद मिलता जाएगा। संजय पाठक जी, अभी फिलहाल वक्त बहुत छोटे से ब्रेक के बाद जल्दी हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एमएसएमई के राज्य मंत्री मध्य प्रदेश संजय पाठक जी। संजय पाठक जी, आपको उड़न खटोले वाला मंत्री भी कहा जाता है। लोग कहते हैं कि संजय पाठक जी जमीन में कम और हवा में ज़्यादा रहते हैं, क्या वजह है? जो इंसान हवा में रहता है वो 54,000 वोट से चुनाव नहीं जीत सकता, और वो भी 3 महीने पहले एक पार्टी से चुनाव जीते, उसका 3 महीने बाद उस पार्टी को छोड़ के इस्तीफा दे के और फिर नए चुनाव चिन्ह और नई पार्टी से चुनाव लड़ना और फिर 54,000 वोट से जीत दर्ज कराना, ये कभी किसी हवाई नेता की नहीं हो सकती। जो ज़मीनी होता है उसकी ही इस प्रकार की जीत हो सकती है। संजय पाठक जी, एक और बात आपके बारे में कहा जाता है कि आपने जब विधानसभा में अपने विधायकी का जब हलफनामा दिया तो बताया कि आपके पास 103 करोड़ की संपत्ति है। तो इस तरह का बिजनेस, व्यापार और सारी चीज़ों को मेंटेन करना, उसके बाद फिर राजनीति में इस तरह से काम करना, कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ें आपको परेशानी में नहीं डालती? नहीं, शायद ईश्वर ने क्षमता देके पैदा किया होगा कि व्यापार भी पीछे से देख लो और राजनीति में भी पूरे समय 24 घंटे सक्रिय रहो, उतना ही समाज के क्षेत्र में भी, शिक्षा में भी हमारे स्कूल है तो और इंस्टीट्यूट्स हैं, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म मैनेजमेंट की, तो उसमें भी काम करने का अवसर मिलता है। और परम पूज्य गुरुदेव पंडित देव प्रभाकर शास्त्री पूज्य दद्दा जी,
उनके सानिध्य में रहा हूँ, उनका दीक्षित शिष्य हूँ, तो उनके कारण लगभग 125 से ऊपर तो यज्ञों में सम्मिलित हो चुका हूँ। व्यापार तो लगभग 2 साल से ऊपर हो गया मुझे। व्यापार के हर उससे व्यापार से अपने आप को अलग कर लिया हूँ, सभी जगह से इस्तीफ़ा दे चुका हूँ। आज की तारीख में मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ, केवल स्पष्ट रूप से अगर कहूँ तो केवल किसान बचा हूँ और जनता का सेवक हूँ, दैट्स इट। 2 साल का बहुत छोटा सा समय है। कहीं न कहीं अगर आपके पूरे विभाग को देखा जाए, तो 2 साल में वो सारे अचीवमेंट आप ऐसे कैसे पूरे कर पाएँगे जिसमें याद रखा जाए कि नहीं ये संजय सत्येंद्र पाठक का कार्यकाल है? देखिए विभाग जो है एमएसएमई, ये हमारा मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में पहला राज्य है जहाँ पे एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल मिडिल स्केल एंटरप्राइजेस, ये एमएसएमई विभाग बना है। हम हिंदुस्तान में भी लीडर हैं इसमें। सबसे पहले किसी राज्य में बना तो वो मध्य प्रदेश है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इस नए विभाग का पहला मंत्री बनने का अवसर भी मुझे ही मिला। तो विभाग के सामने चुनौतियाँ यही है कि जो पुराने उद्योग हैं, जो पुराने लघु उद्योग हैं, जो सिक इंडस्ट्रीज़ हैं, जो बैठ गए हैं, जो बंद हो गए हैं, वो वापस खड़े हो जाएँ और जो चल रहे हैं, वो और तेज़ गति से आगे बढ़ें। जितना वो ग्रो करेंगे, उतना स्टेट ग्रो करेगा। क्योंकि रोज़गार की सारी जो संभावना है, वो एमएसएमई में ही है। बड़े उद्योग तो लिमिटेड रोज़गार देते हैं, लेकिन छोटे-छोटे उद्योगों से ही गाँव-गाँव में और छोटे-छोटे शहरों में, कस्बों में रोज़गार लोगों को मिलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, उनकी इच्छा है, उनकी मंशा है, उन्होंने ही ये योजना बनाई है कि मध्य प्रदेश का युवा बायोडाटा लेके कहीं अधिकारियों के सामने, कहीं नेताओं के सामने, कहीं मंत्रियों के सामने, उद्योगपतियों के सामने हाथ जोड़ के ना खड़ा रहे कि साहब हमें नौकरी दे दो, हमें रोज़गार दे दो और आप बैंक को अप्लाई करो। हम अपनी गारंटी स्कीम के तहत आपको लोन स्वीकृत करा के देंगे 10 लाख रुपए तक का और 1 करोड़ रुपए तक का, और उसकी गारंटी भी हम लेंगे। क्योंकि बैंकर्स बड़ा परेशान करते थे कि भाई जब तक आपके पास कुछ गारंटी नहीं रहेगी हम आपको लोन नहीं देंगे। तो ये तो ऐसे दो बड़ी कितने स्कीम लोग है। लगते हैं कि आपको अपने 2 साल के कार्यकाल में आप कितने लोगों को रोज़गार दे पाएँगे और उद्यमी बना देखिए पाएँगे? हम इसी वित्तीय वर्ष में हम लोगों का ये था कि 5 लाख नौजवानों को 16 से 17 के बीच में किसी न किसी रूप में हमको लोन देके उनको स्टैंड करना है, खड़ा करना है। तो ये 5 लाख का लक्ष्य है हमारा, और अगले 2 सालों में तो हम इसको 10 लाख से ऊपर ही लेके जाएंगे। 8 नवंबर को जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि नोटबंदी पूरे देश में लागू कर दी गई, मध्य प्रदेश में भी जाहिर तौर पर इसका इफेक्ट पड़ा होगा। जब आपके विभाग में 97% ऐसे उद्योग आते हैं जो आपके विभाग के दायरे में आते हैं, तो मध्य प्रदेश में नोटबंदी का क्या असर है? क्योंकि नोटबंदी जो है, ये इस जो की गई इतना साहसिक निर्णय तो नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व ही ले सकता था, और 70 साल में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस प्रकार का निर्णय ले सका हो कि 86% करेंसी एक दिन में बंद कर दी जाए, बैन कर दी जाए। लेकिन इससे आतंकवाद रुकेगा। नकली नोट के माध्यम से जो पाकिस्तान का नापाक मंसूबा था कि भारत की अर्थव्यवस्था को ही ध्वस्त कर दें, तो वो उनके नापाक मंसूबे भी ध्वस्त होंगे, काला धन भी रुकेगा, भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी। तो ये बड़ा निर्णय है, लेकिन इसके ठीक है, इसके दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे हैं। अभी वर्तमान में थोड़ी कठिनाइयाँ हैं, वो चाहे एमएसएमई हो, चाहे अन्य उद्योग हों, चाहे सामान्य व्यापारी हों, चाहे पारिवारिक लोग भी हों। थोड़ी-सी परेशानी तो है। नोटबंदी के बाद कांग्रेस का आरोप है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी बेरोजगारी बहुत हद तक बढ़ी है। आप कितना सहमत हैं? इसको नहीं स्वीकार करता मैं। हाँ, कठिनाई हुई है, परेशानी हुई है, पेमेंट करने में दिक्कत आ रही है, लेबर के साथ थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन ये लंबी दिक्कत नहीं है। मंत्री की शपथ लेने के बाद आपके सामने चुनौतियां आई, एक इतना बड़ा विभाग आया, आपको क्या लगता है कि आप उतनी सारी चुनौतियों को आप पूरा कर लेंगे? मेरे को लगता है कि कम मिली है मेरे को ज़िम्मेदारियाँ। मेरे अंदर क्षमता है, मेरे अंदर सोच है, मैं करना चाहता हूँ, अपना सर्वस्व न्यौछावर करके देना चाहता हूँ। तो जितना भी मेरे को काम दिया जाए वो मेरे लिए कम है। मैं तो चाहता हूँ कि मेरा शरीर का, मेरे जीवन का जितना अधिक से अधिक सदुपयोग हो सकता है जनता के लिए, प्रदेश के लिए, वो किया जाना चाहिए। संजय पाठक जी, फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्दी ही हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ हैं एमएसएमई के राज्य मंत्री मध्य प्रदेश संजय पाठक जी। संजय जी, जिस तरीके से आपका पूरा जीवन रहा, आपका पूरा कार्यकाल रहा, आपकी सामाजिक जीवन की बातें हो गई, आपकी राजनीतिक जीवन की बातें हो गई, अब कहीं ना कहीं अगर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जीवन को देखा जाए, उसके पूरे जीवन काल को देखा जाए, तो आने वाले समय में जिस तरीके से अभी अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दस्तक दी, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले 2018 में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती कौन होगी, आप या कांग्रेस? कांग्रेस तो अपने आप में समाप्त हो चुकी है,
ना लीडरशिप है और ना ही संगठन है, ना कुछ है। तो कांग्रेस समाप्त हो चुकी है। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार का इसका कोई रोल नहीं है। लोग अगर बाजार में कोई अगर तमाशा दिखाने वाला भी आता है तो वहाँ पे भी 150 लोगों की भीड़ लग जाती है। तो अगर यहाँ पे वो आए सम्माननीय केजरीवाल जी, दो चार 5 हज़ार लोग अगर चले भी गए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना तो चलता रहता है। ऐसे ही तमाशा दिल्ली में आपको भारी पड़ गया था, 67 सीटें ले गए थे केजरीवाल। दिल्ली की परिस्थितियाँ अलग हैं, मध्य प्रदेश की परिस्थितियाँ बिल्कुल भिन्न है। मध्य प्रदेश की जनता का शिवराज जी के ऊपर विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास है, भरोसा है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी सरकार ने यहाँ पे काम करके दिखाया है और निरंतर प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे ही जा रहा है। हम पूरे प्रदेश की अगर बात छोड़ के अगर कोई एक गांव भी आप उठा लें तो पुराना स्वरूप और आज के स्वरूप को देखें कि गांव की अप्रोच रोड, गांव में बिजली, गांव में पानी, गांव में पेयजल, गांव में शिक्षा का स्तर, सब कुछ ऊपर उठ के आया है। और लोग देखते हैं कि अगर बेटी हमारी पढ़ रही है, बेटी की शादी हो रही है, बच्चों को खाना मिल रहा है, बच्चों को साइकिल मिल रही है, बच्चों को स्मार्टफोन मिल रहे हैं, अगर वो मेरिट में आ रहे हैं तो उनको लैपटॉप मिल रहा है, प्रमोशंस हो रहे हैं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, तीर्थ दर्शन भी करा रहे हैं। तो कैसी क्या चीज़ है जो नहीं हो रही मध्य प्रदेश के अंदर? तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मैं आपको आरोप भी गिनाता हूँ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का आरोप है कि बिजली यहाँ पर इतनी महंगी कर रखी है, जो अरविंद केजरीवाल के मंच से भी आरोप लगाया गया कि बिजली यहाँ पर इतनी महंगी खरीदी जा रही है कि जो दिल्ली में सस्ती है, बाकी राज्यों में जो हालात हैं वहाँ से बिजली महंगी है हमारे पास। दूसरा, अगर हम बात करें तो कुपोषण में हम नंबर 1 की स्थिति पे हैं। तीसरा, आपने शिक्षा का जिक्र किया तो शिक्षा में हमारे पास 4000 स्कूल खाली हैं जिसमें एक भी टीचर नहीं है। 19,000 स्कूल ऐसे हैं जिसमें 1 से लेकर के 8 तक हमारे पास सिर्फ एक टीचर है। तो मध्य प्रदेश ने तरक्की कहाँ की? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पे, क्योंकि आपने बहुत नज़दीक से देखा है, इतने बुरे हालात थे कि मध्य प्रदेश में 13 साल की भारतीय जनता पार्टी के बाद भी आज इस तरह के हालात देखने पड़ रहे हैं? बिजली के बिल के लिए तो आपको भी मालूम है कि रेगुलेटरी कमेटी बन गई है, वो गवर्नमेंट के नियंत्रण से बाहर हो चुका है। अब वो पूरे देश के लिए एक जैसी व्यवस्था लागू हो चुकी है। तो जहाँ जितनी दूर से खरीद के लाएंगे, जैसा करेंगे, तो रेगुलेटरी कमेटी करेगी, उसमें प्रदेश की सरकार या प्रदेश के मंत्रिमंडल कुछ नहीं कर पाता उसमें जी। शिक्षकों की कमी की बात है, इसको स्वीकार करते हैं कि शिक्षकों की कमी तो है, लेकिन अब भर्ती की प्रक्रिया के ऊपर जिस प्रकार से बीच में दिक्कतें आई थी, संकट आए थे, तो उसको और पारदर्शी बनाने के लिए उसमें जरूर विलम्ब हुआ है। लेकिन इस साल भी हम लोग कई हज़ार शिक्षक भर्ती करने जा रहे हैं। कॉलेजों में भी पीएससी के थ्रू शिक्षकों की भर्ती होनी, तो पीएससी को इसमें निर्णय लेना है। यथाशीघ्र हम लोग प्रयास हैं कि जल्दी से जल्दी शिक्षकों की जो कमी है, मांग है, वो पूरी कर ली जाए। तो धीमे धीमे करके जो चीज़ें हैं ये लाइन अप हो जाएंगी, जो कमियां वो दूर होंगी। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत टीचर्स की कमी के कारण परेशानी है, लेकिन अतिथि शिक्षक लगा के हमने कम से कम छात्रों को पढ़ाई लिखाई को प्रभावित नहीं होने दिया। रेगुलर टीचर की कमी के कारण शिक्षा का स्तर गिर जाए, बच्चे पढ़ नहीं पाए, ऐसी स्थिति नहीं है मध्य प्रदेश में। आपकी सरकार पर लगातार आरोप लगते हैं कि आपकी सरकार जो है इवेंट में, ब्रांड मैनेजमेंट में ज़्यादा अपनी चीज़ों को रुचि लेकर के दिखाने की कोशिश करती है। सिंगर्स की ब्रांडिंग इंटरनेशनल लेवल तक कर दी गई, लेकिन जब श्रद्धालु आए तो विदेशी श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कम थी। तो इस तरह से बीजेपी अपनी ब्रांडिंग और इमेज को लेकर के ज़्यादा काम कर रही है, या ज़मीन पर उसकी हकीकत कुछ और है? ज़मीन पर हकीकत आपने स्वयं देखी होगी, आपके चैनल के माध्यम से, ईटीवी के माध्यम से, ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि 150 देशों ने देखा था कि सिंहस्थ में जिस प्रकार से व्यवस्थाएं थी, जिस प्रकार से इंतज़ाम थे, जिस प्रकार से साधु संत महात्मा श्रद्धालु जितने करोड़ों की तादाद पे आए, सब प्रसन्न होकर लौटे, खुश होकर लौटे, सेटिस्फाइड। ऐसा स्नान की व्यवस्था जो की गई, पानी की शुद्धता, पानी की उपलब्धता, इस सब किसी से आपसे भी नहीं छुपी, आपने ही अपने चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया को दिखाया है। तो ज़मीनी हकीकत तो आपने भी देखी है कि सिंहस्थ इस बार जैसा सिंहस्थ बेहतर इंतज़ाम पहले कभी किसी सरकार ने नहीं किए थे। आज हम बात करें नमामि देवी नर्मदा यात्रा की, तो इसका भी अगर प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तो ये नर्मदा सेवा यात्रा जो है, ये इसको लिए मैं जरूर कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की ये सोच उन्हें सामान्य मनुष्य से अलग बनाती है। बाबूलाल गौर जी ने कहा, आप ही की पार्टी के हैं, कि ये सोच मेरी थी जिसको शिवराज जी ने उठा लिया है। हम तो कोई भी अपना बना सकते हैं, तो उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन आज जो नमामि देवी नर्मदा सेवा यात्रा के माध्यम से शिवराज जी माँ नर्मदा के दोनों तटों पर 1-1 किलोमीटर तक वृक्षारोपण कर रहे हैं, ये आज के लिए नहीं है, ये आने वाले सैकड़ों साल, 200 साल, 500 साल बाद के लिए ये कार्य किया जा रहा है कि माँ का स्वरूप अविरल बहता रहे। क्योंकि ये बिल्कुल सही है कि माँ एक स्लोगन नहीं है कि नर्मदा जीवन दायिनी है, ये हकीकत है। हमें जल मिल रहा है, हमें अन्न मिल रहा है, हमें बिजली मिल रही है, तो नर्मदा जी से मिल रही है।
तो ये इसका प्रचार प्रसार भी इसलिए करना आवश्यक है कि लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर नदी सुरक्षित नहीं रहेंगी, जल का संरक्षण हम नहीं करेंगे, भविष्य नहीं तो आने वाले कल में जैसा किसी ने कहा है कि तीसरा विश्व युद्ध तो पानी को लेकर होगा, तो उसके संरक्षण के लिए तो प्रचार भी आवश्यक है। लोगों में अवेयरनेस होना चाहिए, लोगों को जानकारी होना चाहिए कि हम कोई काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, आपके लिए, आपके आने वाली पीढ़ी के लिए, मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए, 200 साल 300 साल आगे तक की सोच के हम काम कर रहे हैं। तो इसमें लोग अधिक से अधिक इन्वॉल्व हों, सरकार हर एक चीज़ करके दे, तो खाना बना दे, खाना पका दे, रोटी का और भी अगर आपके मुंह में डाल दे तो वो उचित नहीं है। बीजेपी के लिए ये भी एक कहा जाता है कि धर्म और आस्था के नाम पर बीजेपी अपनी वोट बैंक की राजनीति करती रही है। नमामि देवी नर्मदे हो, आपके तीर्थ दर्शन वाली जिस तरह से योजना है, आपकी अगर बात करें तो सिंगस्त की जिस तरह से ब्रांडिंग की गई, तो कहीं ना कहीं धर्म और आस्था से बीजेपी ने अपने वोट बैंक को जोड़ करके देखा है। इस बात में आप क्या गलत मानते हैं? देखिए, जो इंसान धार्मिक होगा वो कभी अनैतिक काम नहीं करेगा, गलत काम नहीं करेगा। अगर पार्टी में अगर कहीं ना कहीं धार्मिक क्षेत्रों के प्रति लगाव अगर है, तो मैं समझता हूँ हर धर्म जो है वो अच्छे सत्कर्म करना ही सिखाता है। तो सरकार ने अगर कहीं धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, तो इससे ये मान के चलिए कि मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर ईश्वर की कृपा तो बनी रहेगी। तो बिल्कुल इसमें कोई गलत नहीं है। अगर हम धार्मिक मानसिकता के साथ अगर कोई काम कर रहे हैं, हम किसी धर्म की बुराई तो नहीं कर रहे हैं। हम तो अपने धर्म से अच्छी शिक्षा क्या हो सकती है, हम अपने धर्म के माध्यम से, अब कोई आयोजनों के माध्यम से जब हम यज्ञ भी करते हैं, तो यज्ञ करने से भी तो आने वाली पीढ़ियों के अंदर संस्कार डालते हैं। जब बच्चे आते हैं वो देखते हैं कि किस प्रकार से पूजा पाठ हो रही है, तो बच्चों में भी संस्कार आते हैं। तो पश्चिमी सभ्यता से भी हम बचे हुए हैं आज। शिवराज सरकार में चलते चलते एक और सवाल आपसे करते हैं कि शिवराज सरकार में एक और बात कही जाती है कि कहीं ना कहीं मंत्रियों के पास कोई काम नहीं है, जितना काम है वो सारे के सारे अधिकारी और शिवराज जी के जो खास अधिकारी हैं वो सारे काम कर लेते हैं, मंत्री तो फाइलों का अता पता तक नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि कभी कभी तो ये लगता है कि ओवरलोडेड भी हैं कुछ मंत्री, तो जरूरत से ज़्यादा काम है उनके पास और बराबर काम है। विभाग के काम सारे सम्माननीय मंत्री अपने अपने विभाग काम बखूबी निभा भी रहे हैं और सबके पास पर्याप्त जिम्मेदारी है, जवाबदारी है और माननीय मुख्यमंत्री जी सबका संरक्षण करते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। समय समय पर सारे मंत्रियों को जहां आवश्यकता होती है तो सीएम साहब का हर तरीके का संरक्षण मिलता है। ये तो सही है कि ये गलत है कि आपने बोला कि काम नहीं है, सबके पास भरपूर काम है। आज ही का दिन देख लीजिए, मैं तो सवेरे उठ के एक कप जो चाय पिया हूँ, उसके बाद आपके स्टूडियो आने के पहले मैराथन मीटिंग करना पड़ी मुझे 5 घंटे की। काम नहीं होते तो वल्लभ भवन में मंत्रालय में 5 घंटे क्यों बैठता है इंसान। संजय सत्येंद्र पाठक जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने तमाम तरह की बातों का बेबाकी से जवाब दिया, हमारे दर्शकों को बहुत सारी योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी, जिससे वो आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ों का लाभ भी ले सकेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।